Hello students, today we will starting our history and its first chapter is how, when and where। इस चैप्टर के थ्रू हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हिस्ट्री में थोड़ा अपना इंटरेस्ट भी बढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तो इसमें पहले डेट्स के बारे में बताया गया है कि जो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हिस्ट्री में बहुत सी डेट्स के बारे में बताया होता है, जैसे कौन सा युद्ध कब हुआ, हमारे देश को आज़ादी कब मिली, मुग़ल सम्राट अकबर कब राजा बना। जो पहले हिस्टोरियन थे उनका डेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। हिस्ट्री में ज़्यादा डेट्स ही पढ़नी पड़ती है, तो कई लोग कहते हैं कि मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती है क्योंकि उसमें डेट्स को याद करना होता है। तो क्या ये सही है? हमें हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही नहीं पढ़नी होती बल्कि उसके साथ जो चेंजेस भी होते हैं उनको भी पढ़ना होता है। जैसे पिछले सालों में 1000 ईयर्स या 500 ईयर्स पहले लोग कैसे रहते थे और अब कैसे जीवन गुजारते हैं, जो चेंजेस आया है वो कैसे आया है, उन्हें अपना तरीका कैसे बदल लिया। यही चीज़ें हम हिस्ट्री में समझने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री में हम कुछ कंपैरिजन करते हैं कि पहले क्या हुआ, कैसे हुआ और उन सब में आज के टाइम में क्या चेंजेस आए हैं। इसी की ही हम स्टडी करते हैं। कई बार हमें अपने फ्रेंड्स से भी हिस्टोरिकल टॉपिक पर बात करते हैं और उनके बारे में कुछ और जानने के लिए भी क्यूरियस होते हैं। ये हिस्टोरिकल चेंजेस आखिर कैसे हुए? जैसे आज लोग लंबी दूरी की लिए रेल का यूज़ करते हैं, लेकिन पहले लोग ये सफ़र कैसे करते होंगे और जो सामान है वो भी कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता होगा। और जब न्यूज़पेपर नहीं था तो लोगों को न्यूज़ के बारे में कैसे पता चलता होगा। इस तरह जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं वो हमें टाइम के मोशन के बारे में बताने को मजबूर करते हैं। हम पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में कोई पर्टिकुलर डेट और ईयर नहीं बता सकते हैं। जैसे अगर हम चाय की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में चाय पर्टिकुलर डेट को स्टार्ट हुई थी, या इंडिया में लोगों ने चाय अचानक से शुरू कर दिया कि सुबह वे उठे और सभी ने चाय पीना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ये धीरे धीरे लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ। लोगों ने धीरे धीरे इसके बारे में सुना और लोगों के मन में चाय के लिए एक टेस्ट जनरेट हुआ और लोगों को ये पसंद आने लगी और ये धीरे धीरे 40-50 सालों में लोगों ने चाय को पीना शुरू कर दिया। इस तरह के प्रोसेस के लिए कोई स्पेसिफिक डेट डिक्लेयर नहीं होती है, उसे हम अप्रोक्सी शो कर सकते हैं। जब ब्रिटिश रूल अपने यहाँ इस्टेब्लिश हुआ तो ये सब कुछ अचानक न होकर बल्कि धीरे धीरे इंडिया में फैला और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने यहाँ के रीजन्स को अपने अंडर में लेना शुरू किया। और इसी तरह से जो नेशनल मूवमेंट हुए थे उनकी भी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दे सकते हैं, वो भी धीरे धीरे शुरू हुआ था क्योंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग टाइम पर ये जो नेशनल मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था। और जो इस सोसाइटी में अपने इकोनॉमिक या सोशल चेंज आते हैं वो भी एकदम से नहीं हुए, बल्कि ये जो चेंजेस आए वो काफ़ी स्लो थे और इन सबको होने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। इसमें आगे यही बताया गया है कि जब हम पर्टिकुलर किसी चेंज की फिक्स डेट नहीं बता सकते हैं तो फिर हिस्ट्री में डेट के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जाता है। हिस्ट्री में डेट्स की बात करने का भी एक रीज़न बताया गया है, क्योंकि हिस्ट्री में एक समय था जब हिस्टोरियन जो कि बड़े बड़े बैटल्स या इवेंट्स होते थे उनकी बात करते थे, और इसके अलावा जो रूलर्स थे उनकी पॉलिसीज़ क्या थी उनके बारे में बात होती थी। इसके अलावा हिस्टोरियंस बताते थे कि कौन सा राजा कब राजा बना, उसकी शादी कब हुई, उसने कब कौन सा युद्ध लड़ा और फिर किस साल में उसकी मृत्यु हुई थी। इन सब के बारे में लिखते थे। और इस तरह के इवेंट्स के बारे में जब बात करते हैं तो स्पेसिफिक डेट को मेंशन करना ज़रूरी होता है। अब जो हिस्टोरियंस हैं वो डेट्स को छोड़कर काफ़ी आगे निकल चुके हैं। वे अब कई तरह के अलग अलग इश्यूज़ पर भी लिखने लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ईयर्स पहले लोग अपनी लाइवलीहुड कैसे चलाते थे, क्या प्रोड्यूस करते थे, क्या खाते थे, और जो शहर थे उनका विकास कैसे हुआ, मार्केट कैसे बने, किंगडम कैसे बने और उनके कल्चर और सोसाइटी में कैसे चेंजेस हुए, इन सब पर डिस्कस करते हैं। आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट बताया है विच डेट्स। इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी तारीख इम्पोर्टेंट है या इसका चुनाव कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। किसी भी डेट को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए या उसको इम्पोर्टेंट डिक्लेयर करने के लिए उसका कुछ एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। तो हिस्ट्री में जो भी डेट सेलेक्ट करते हैं
तो वो खुद से कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती, बल्कि उस दिन उसका इवेंट हुआ है वो उसको इम्पोर्टेंस बनाता है। जैसे 21 दिसंबर है तो उसमें कोई स्पेशल नहीं है कि हम इसे इम्पोर्टेंट कहें, लेकिन उस डेट को क्या इवेंट हुआ था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, इसीलिए ये डेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से हमें ये समझना चाहिए कि हम जिस तरह की हिस्ट्री लिख रहे हैं उससे रिलेटेड डेट्स इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें हम स्टडी करेंगे कि हम इतिहास को कैसे कैटेगरी में या कालखंड में बांटते हैं और ऐसे हम क्यों करते हैं। तो इसमें जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, जिन्होंने 1817 में 3 वॉल्यूम की एक बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पब्लिश की थी, जिसमें इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। तो जो हिंदू हिस्ट्री थी उसमें रूलर कौन थे? हिंदू थे। और जो सेकंड है मुस्लिम हिस्ट्री, उसमें मुस्लिम रूलर थे। और थर्ड है ब्रिटिश हिस्ट्री, तो उसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो ही रूलर थे। और इस तरह के 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया था। ये जो पीरियोडाइज किया गया था उसे लोगों के द्वारा स्वीकार भी किया गया था। इसमें आगे सवाल ये उठता है कि हिस्ट्री को बांटने की ज़रूरत क्या है। तो हम देखेंगे कि अगर हम सिंपली मेथड से हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, और अगर कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश क्यों करते हैं। इसमें आगे इस क्वेश्चन का आंसर भी एक्सप्लेन किया गया है कि हम सेम पैटर्न वाली चीज़ों को एक तरफ रखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें हमें एंशियंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड किया गया है। इसमें एंशियंट वो है जिसका इतिहास लगभग एक जैसा है, और मिडाइवल का इतिहास है वो भी काफ़ी एक मिलता जुलता है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका इतिहास भी मोस्टली एक जैसा है। यानी जो फीचर्स हैं हिस्ट्री के वो अलग अलग समय में अलग अलग हैं। और कैटेगराइजेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें यह पता चले कि पूरे एक पीरियड में हम कैसे आगे बढ़े हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं अलग अलग समय के अकॉर्डिंग। इन सबको हम एक साथ डीपली स्टडी कर सकें। मिल का मानना था कि जो एशियन सोसाइटी है वो सिविलाइजेशन के लोअर लेवल पे थे। उनके अनुसार जो ब्रिटिशर्स हैं, यूरोप के लोग हैं, वो इंडिया के लोगों के मुकाबले काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं और उनका सिविलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा है। मिल का कहना था कि अगर ब्रिटिशर्स यहाँ रूल करेंगे तो वे यहाँ के लोगों को काफ़ी अच्छी सिविलाइजेशन प्रोवाइड करवाएंगे कि कैसे रहना है, कैसे काम करने चाहिए और कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों की लाइफ बेहतर होगी और उन्हें हैप्पीनेस भी मिलेगी। जब ये किताब लिखी गई थी तब कुछ एक जगहों पर ही ब्रिटिशर्स का रूल था और राइटर यह चाहता था कि पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ कॉलोनियल। बहुत से हिस्टोरियंस थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के पीरियड को कॉलोनियल कहा है और मानते थे कि ये कॉलोनियल रूल था। तो कॉलोनियल है क्या? तो जब कोई और देश अपने देश पर राज करे और अपने खुद के कल्चर को दबा रहा हो और अपने देश के कल्चर को लागू कर रहा हो या उसे थोप रहा हो, तो इसे कॉलोनियल रूल कहते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ बिजनेस पर्पस से आए थे और उन्होंने अपनी कंट्री को कॉन्क्वर किया, यहाँ के नवाब और राजाओं को दबाया और आप उनको अपने अंडर में कर लिया और फिर यहाँ रूल करने लग गए। और उन्होंने किस तरह सोसाइटी, इकोनॉमिक, रेवेन्यू सब पर अपना कंट्रोल कर लिया और वे अपने सभी खर्चे यहाँ से पूरे करते थे और यहाँ का सामान वो कम प्राइस में ख़रीदते थे और उसे बाहर एक्सपोर्ट करते थे और वे अपनी मर्ज़ी से ही यहाँ पर सारा हुक्म चलाते थे। और इंडिया के लोगों को यहाँ अपनी मर्ज़ी से न ही कोई डिसीज़न लेने का अधिकार था और न ही कोई वर्क करने का। यहाँ के लोगों को दबाया जा रहा था, लेकिन सोसाइटी की सभी क्लासेस का इतिहास एक जैसा नहीं रहा है और ब्रिटिशर्स के रूल में भी कुछ ऐसा ही था। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोगों का इतिहास एक जैसा था। इसीलिए हमारी बुक का नाम भी आवर पास्ट है, जो कि एक प्लूरल वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ डू वी नो। इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि हमें इतिहास के बारे में पता कैसे चलता है कि कब क्या चल रहा था। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो इंडियन हिस्ट्री को लिखने के लिए क्या सोर्सेज यूज़ करते थे,
जो कि आगे दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। ब्रिटिशर्स थे, उनका मानना था कि जो राइटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और इसी वजह से जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते थे या जो प्लान्स, पॉलिसीज़, डिसीजन, एग्रीमेंट्स थे, उन सभी को वे डॉक्यूमेंटेशन किया करते थे और अच्छी तरह से उन्हें रखते थे, और उनका काम पूरा हो जाने पर उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वो एनालिसिस करते थे, उन पर डिबेट होते थे। जो इस प्रोसेस की वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी भी मिलती है। वे अपनी रिपोर्ट्स, लेटर्स सबको संभाल कर रखते थे ताकि लोग उनके बारे में जानें और उन्हें समझें, और उनके लिए इसके लिए ब्रिटिशर्स ने एक रिकॉर्ड रूम भी तैयार किया था। नेक्स्ट है सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। ब्रिटिश रूल में सर्वे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनको बिलीव था कि किसी भी देश पर रूल करने के लिए हमें उस देश के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। 19th सेंचुरी में काफ़ी डिटेल्ड सर्वे हुए थे और देश के हर विलेज में रिवेन्यू सर्वेस कंडक्ट किए गए थे, और इन सर्वेस का मोटिव यही था कि वे पूरे देश की टोपोग्राफी, सोयल की क्वालिटी को जानना चाहते थे। इसके अलावा यहाँ के फ्लोरा, फोना और लोकल हिस्ट्री के बारे में भी उन्हें पता लग सके, और वे सब चीज़ें भी जानना चाहते थे जो कि किसी देश पर राज करने के लिए ज़रूरी होती है। 19th सेंचुरी के एंड में सेंसस 10 ईयर्स के बाद होने लग गई थी। इस प्रोसेस के थ्रू बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड इकट्ठे हो गए थे। इसके अलावा ब्रिटिश पीरियड में बॉटनिकल, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे भी होने लगे थे। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डोंट टेल। जो ब्रिटिशर्स थे उनको सर्वे के थ्रू काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन एक कॉमन मैन था, उसकी लाइफ कैसी चल रही है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। अगर कोई माइन में काम करता था तो उसकी लाइफ कैसी थी, अगर कोई खेतों में काम कर रहा है तो उसकी लाइफ कैसी थी। तो इस तरह के कॉमन लोग थे, उनके बारे में हमें इतना पता नहीं चलता कि वो क्या चाहते थे और क्या करते थे। तो इसके लिए और भी कई तरह के सोर्सेज थे जिनको यूज़ किया जाता था, जिससे कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सके। बहुत से लोग डायरी लिखते थे, उनकी डायरी से उनके बारे में पता चलता था। जो पिलग्रिम्स थे उनके थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। ट्रैवलर्स और ऑटोबायोग्राफी, न्यूज़पेपर, इन सब से वहाँ के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी। जो लीडर्स, रिफॉर्मर्स थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा करते थे। इन सभी रिकॉर्ड्स का यूज़ करके एक मेजर रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते थे और फिर सोर्सेज के रूप में इनको यूज़ करते थे। ये सभी उन लोगों द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं जो कि लिटरेट थे और कई लोग जो एक्सपीरियंस होल्डर थे।